हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया था, जो क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। उसी की तरह सेकंड एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ये भी क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे ली गई थी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब यहां पर जैसे हमने इलेक्ट्रॉन वाले में किया था, यहां पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था। यहां पर करंट पास कर रहे हैं हम, ये नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से इसको कनेक्ट किया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद बीच में हमने क्या रखा है, यहां पर कोई मेटल सीट रखी है। ठीक है, ये क्या है, हमारी सीट ऑफ मेटल। ठीक है, और यहां पर हमने क्या देखा है, ये बीच में एमीटर भी है। ये क्या है, हमारा एमीटर, जिसमें से हम क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लगाया, डिटेक्टर। इस तरीके से ये बीच में हमने यहां पर क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है, उसके बाद भाई हम क्या करते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। मेटल की सीट रखी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। फिर हम क्या करते हैं, जब इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करते हैं, जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रेडिएशंस फॉल करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल की, तो ये एमीटर रीडिंग शो कर देता है। ये एमीटर क्या शो कर देता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करते हैं, तो हमें यहां पर क्या मिलती है, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि करंट पास कर रहा है। करंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल होती है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही है, हमें पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये अभी हम कर चुके हैं कि कोई भी एटम हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन निकले, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन निकलते ही हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किस तरफ मूव करता है, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है, करंट। तो इसी वजह से ये एमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ये था एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर यही लिखेंगे हम, यहां पर, यहां से लिखना शुरू कर रही हूं मैं। ठीक है, व्हेन रेडिएशन fall on metal surface, the metal eject electron, and these electron strike with detector and show deflection in emitter. Then we show, and यहाँ पर strike with detector, then he show डिफ्लेक्शन इन एमीटर। उसने क्या देखा, एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखी। ठीक है, तो यहां पर से सीधा हम यही कह सकते हैं कि कोई मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस के ऊपर जब हमने रेडिएशंस फॉल की, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है,
और इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या देखा, यहाँ पर माइक्रोस्कोप से इसको देख लिया। अब भाई ये कंडीशन है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, कब निकलता है ये है। अब जैसे हम खड़े हुए हैं, जब हमें कोई जोर से धक्का मारेगा, जोर से पुल करेगा, तभी हम क्या कर, सॉरी, जोर से पुश करता है ना, तभी हम मूव करते हैं। अगर वैसे हाथ लगाए तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि हम किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करें कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अगर हम क्या करें, थोड़ी ही रेडिएशन की फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। वहां पर रेडिएशन की वैल्यू चेंज करके देखी गई थी, फ्रीक्वेंसी चेंज की, फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू चेंज करते गए, कुछ फ्रीक्वेंसी पर नहीं इजेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज की तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर यही है इजेक्शन, यही कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है भाई, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ metal when a light of suitable frequency fall on its surface। कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम उसके ऊपर फॉल करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या देखी गई थी यहां पर, ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड from metal surface as soon as radiation fall on its surface। जैसे ही हम उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन अभी हम कर रहे हैं। मेन फिनोमिना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके कर लेना। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, यहाँ पर सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि मेन मोटिव क्या है इसका, मेन मोटिव ये है कि जब हम मेटल के सरफेस के ऊपर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करते हैं तो वो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, मतलब धक्का मारता है और वो चल पड़ता है। उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, कोई इसको पुल करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जैसे कोई ठीक ठाक धक्का मारेगा तो सिर्फ वो हिलता है, अपनी जगह से हिल जाएगा, बट वो मूव नहीं करेगा। जब जोर से धक्का मारेगा तभी वो मूव करता है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन radiation should possess certain minimum frequency, मतलब कुछ ना कुछ उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि पर्टिकुलर मेटल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। अगर हम उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम की उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। जैसे क्या है, अगर हमें क्या है, कोई जोर से थप्पड़ मारेगा तभी हम मूव करते हैं, तभी दर्द होता है। अगर कोई आराम से करता है तो हमें दर्द नहीं होता। तो इसी तरह सेम यहाँ पर भी यही होता है भाई, सेम वही फिनोमिना होता है। विच जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर इसी में लिख देते हैं, इफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जो हम मेरी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन म्यू नोट, अगर इससे कम है, म्यू नोट से कम होगी, देन इलेक्ट्रॉन नॉट इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नॉट इजेक्टेड। थर्ड पॉइंट क्या था, एवरी मेटल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, सेकंड है भाई, अगर इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी, यहां पर फोर्थ पॉइंट, इफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज मोर देन म्यू नोट, इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एंड ऑल्सो मूव विद सम वेलोसिटी, सम वेलोसिटी से वो मूव भी करेगा, मतलब जोर का धक्का मारने पर वो चल भी देगा। ठीक है, सिर्फ बाहर बाहर नहीं निकलेगा, वो चल भी देगा। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर यही होता है, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो वेलोसिटी है, मास है, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होता है, ये फ्रीक्वेंसी के, बट इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये किस कलर की है, किस कलर की हम लाइट फॉल कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ किसके ऊपर करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर करता है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ ये था इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं। हमें मतलब हमारा मोटिव क्या था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उतनी तो होनी ही होनी चाहिए, उससे कम होगी तो नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया भाई काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ हमारा ऐसा आया। ठीक है, ये ग्राफ जीरो से शुरू क्यों नहीं हुआ, जीरो से इस वजह से शुरू नहीं हुआ भाई, क्योंकि कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी तो इसको मेटल के सरफेस से इजेक्ट होने के लिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी तो इसको मेटल के सरफेस से इजेक्ट होने के लिए चाहिए, जो म्यू नोट है, उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होती है, ये यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि मेटल की फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी बना सकते हो इसको कि कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बट जीरो नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो से शुरू नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए ही चाहिए। सेकंड, जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया गया
काइनेटिक एनर्जी के बीच में और ये तो फ्रीक्वेंसी के बीच में था, और अगर इंटेंसिटी के बीच में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ हमारा ऐसा आया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि हम इसको कितना भी इंक्रीज कर ले इंटेंसिटी को, बट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कि कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ फॉलिंग या फिर इंसिडेंट, जो फॉल कर रहे हैं हम, इंसिडेंट रेडिएशन, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया भाई हमारा। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बेस पर एक साइंटिस्ट आए थे प्लैंक, गिव ए कंसेप्ट, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, प्लैंक साइंटिस्ट आए थे, इनके बेस पर प्लैंक गिव ए कंसेप्ट ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ electron is called Planck quantum theory। मतलब इन दोनों को स्टडी करने के बाद कि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर का है, तो इन दोनों की स्टडी करने के बाद प्लैंक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था और अपने कंसेप्ट के बेस पर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेरीफाई भी किया था, दोबारा से मॉडिफाई भी किया था। तो यहाँ पर इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले जो पोस्टुलेट था उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज एमिटेड डिसकॉन्टिन्यूसली, एंड ये डिसकॉन्टिन्यूसली का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती। इट एमिट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ये एमिट होती है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्मॉल पैकेट होते हैं उनको कंबाइनली क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। उनको हम क्या उन्होंने उसको क्या नाम दिया, क्वांटा नाम दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर जल्दी से। ले लिया? अगर ना ले पाओ इतनी जल्दी तो पॉज करके वीडियो को फिर नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं वेव नेचर के बेस पर, या फिर कैसे भी कह सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी भी बोल सकते हो तुम, अकॉर्डिंग टू क्वांटम एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। उन्होंने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगा दिया, एच म्यू, और इस एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। अपने नाम से ही उन्होंने कांस्टेंट दे दिया था, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये तो एक क्वांटम के क्वांटा के लिए था। अगर हम n ले, यहाँ पर n नंबर ऑफ ले, तो n h म्यू हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 1 2 3 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। मैनी क्वांटम ऑफ रेडिएशंस, अगर हम मैनी क्वांटम ऑफ रेडिएशंस लेते हैं यहाँ पर, इफ मैनी क्वांटम, ज्यादा सारे लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये NH म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, NH म्यू के इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें पता है, एज वी नो म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, ये हम कर चुके हैं। म्यू किसके इक्वल होता है, C बाय लैम्डा के इक्वल होता है। अब ये म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो E जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, NH C बाय लैम्डा, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमें पता है भाई, ये तो हमें पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर, VIBGOR विबग्योर करते हैं। तो लैम्डा क्या था इसका, तो 400 था नैनोमीटर, और इसका कितना था, 700 नैनोमीटर। एनर्जी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, इसकी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसकी मोर होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, ठीक है। उसके बाद है, इन्होंने, ये तो थी क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बट इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे प्रूफ किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पर किस तरीके से किया था, उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, कि फोटोन किस एनर्जी का होगा, वो किसके इक्वल होती है, इज सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बताते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमें चाहिए कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटोन की होगी, कितनी फोटोन जो हमारा इंसिडेंट कर रहा है उसकी कितनी एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो फोटोन है, यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी
ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी को हम अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एच म्यू। हमें नहीं पता कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एच म्यू हमें ये निकालना है। ये किसके इक्वल होता है, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाइंड है, उस बाइंडिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें इस न्यूक्लियस से दूर करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी है इसकी, कितनी एनर्जी से ये बाइंड है, पहले तो हमें इसको न्यूक्लियस से रिमूव करना पड़ेगा, न्यूक्लियस से दूर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर किया था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो इतनी एनर्जी तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ही चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम एनर्जी की फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एच म्यू नॉट, इतनी फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आओ, इस वाले को इस तरफ ले आओ, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। म्यू माइनस म्यू नोट, तो हमारे पास यहां पर आ गया, एच को कॉमन निकाल लो, एच को कॉमन निकाल लेंगे तो म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कई यहां पर हम क्या कह सकते हैं भाई, एच म्यू नोट को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा हो कई बार न्यूमेरिकल में तो इसका मतलब क्या होता है, एच म्यू नोट, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यहां से ये निकला, फर्स्ट, इफ म्यू इज लेस देन म्यू नोट, मतलब अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेंगे, देन वैल्यू ऑफ, इससे ये ज्यादा है ये कम है, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा, देन इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड, या फिर यहां पर ये कह सकते हैं, देन नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती है, देन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब भाई इलेक्ट्रॉन निकल तो गया है बट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बट प्रैक्टिकली नॉट मूव, वो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ इजेक्ट हुआ है। थर्ड, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट, देन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी, देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड,
and also move with some velocity। ठीक है, फिर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ऐसे ही सेम काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो यहां से ये ग्राफ आया था सेम ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये म्यू नोट। इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था भाई, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में, तो सेम यही वैल्यू आई थी। ठीक है, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, एक बार नोट्स बनाना, एक बार वैसे देखना, आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई।